2 सितंबर 1982 को मीता और अजय छाबड़ा ऑल इंडिया रेडियो जाने को घर से निकलते हैं। रास्ते में उनका अपहरण हो जाता है। पुलिस और बच्चों के माँ बाप उन्हें ढूंढने की हर कोशिश करते हैं। उधर अपहरणकर्ता बच्चों की हत्या कर देते हैं। 4 सितंबर सुबह 4 बजे कैप्टन छाबड़ा को 2 बच्चों की लाशों को आइडेंटिफाई करने के लिए बुलाया जाता है। मेरा मन कहता है कि ये हमारे बच्चे नहीं होंगे। तो फिर हम क्यों जा रहे हैं मुकेश? तसल्ली हो जाएगी। हम रोज की तरह जिस तरह गैया चराने जा रहे थे, तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। नहीं, मैं भी चलूंगी। You stay here, तुम देख नहीं पाओगी। जरूरी थोड़ी है कि हमारे अजय और मीता होंगे। कैप्टन साहब, बॉडीज बहुत ही खराब हालत में है। आप ये सामान देखकर ही पहचान करिए। लाशों को पहली बार शाम को घर लौटते वक्त एक ग्वाले धनीराम ने देखा था। उसने उसी रात पुलिस को खबर कर दी। मीता के बदन पर चाकू के 4 घाव थे और अजय के शरीर पर 20। लाशें बुरी तरह सड़ चुकी थीं। अरे मुकेश, ओ मुकेश, अरे बेटा, अरे अरे बेटा देख, अरे इसे रुला बेटा, इसे रुला। आय रब्बा, लाला और राणा दिल्ली में बेखौफ घूम रहे थे, जबकि पुलिस को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस को पहला सुराग मिला एक लावारिस फिएट, जिसके दरवाजों के टूटे हैंडल्स ने शातिर लाला की ओर इशारा किया। लाला बंबई में
इसी तरह की वारदात करने के लिए बदनाम था। खतरा बढ़ते देख लाला और राणा दिल्ली छोड़कर आगरा भाग निकले और छोटे सस्ते होटलों में फर्जी दस्तखत करके रहने लगे। इधर पुलिस ने अपनी सर्च टीम्स राजस्थान, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु भेज दी। दिल्ली में उनकी गिरफ्तारी की मांग बढ़ रही थी। अजय के स्कूल के 200 स्टूडेंट्स और दिल्ली यूनिवर्सिटी के 1000 छात्रों ने अलग अलग प्रदर्शन किए। पुलिस ने लाला और राणा की जानकारी देने वाले के लिए इनामी रकम बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी। अखबार नहीं पढ़ रहा तू? सारे देश में हमारे नाम का हल्ला कटा हुआ है। वही तो मैं कह रही हूँ, यहाँ से बाहर निकलना खतरनाक है। यहीं रहे तो बेहतर होगा। और क्या गारंटी है मद्रास में जाने के बाद सेफ रहेंगे? मद्रास में मैंने सारी सेटिंग कर ली है, बंदे हैं वहाँ पर अपने, कोई चिंता की बात नहीं। कुछ दिन वहाँ दब के रहेंगे, उसके बाद निकल लेंगे वहाँ से। अरे वो गाड़ी आ रही, स्पीड कम होते ही चल रही, चले भाई। ओए किथे बड़ा आ रहा है? वो तुम्हें पता नहीं आर्मी तो कंपार्टमेंट है। भी तो फौजी हैं। अरे बेस कहाँ तेरा? रेजिमेंट कौन सा है? बोल। लीव वारंट दिखा दे फिर। वो तो गुम हो गया लीव वारंट तो। वो आई कार्ड तो होगा तेरे कोल, आई कार्ड कट। अरे यार ये तो लाला राणा है। अरे भाई तू लाला राणा है ना? राणा है तू? नहीं। अरे तुम दोनों लाला राणा हो। अरे झूठ मत बोलो, तुम लाला राणा है। दिखाओ अपनी तस्वीर। हम लाला राणा नहीं। अरे सूबेदार साहब, सूबेदार साहब, ये लाला राणा है। वो फाड़ के रखो जवानों। देख लो कोई देखो। अरे भाई मत मारो उसको, अरे मत मारो उसको, ये मेरा छोटा भाई है। ट्रेन के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के साथ साथ ये खबर भी पहुंच गई कि लाला और राणा पकड़ लिए गए हैं। स्टेशन पर सैकड़ों लोग जमा हो गए। तनावपूर्ण माहौल को संभालने के लिए वहां भारी तादाद में पुलिस भी मौजूद थी। बहुत नानुकुर के बाद लाला और राणा ने अपनी असली पहचान कबूल की, मगर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने आइडेंटिफिकेशन परेड में शामिल होने से इनकार कर दिया, जिस पर उन्हें पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। क्यों रे, तू बयान देना चाहता है? लाला और राणा ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और पुलिस के सामने इकबालिया बयान दिया। उन्होंने पुलिस को कृपाण खरीदने की जगह से लेकर तलवार छिपाने की जगह तक वारदात की हर बात तफसील से बताई। बम्बई से दिल्ली आए हुए हमें 2 दिन गुजर चुके थे। हम किसी ऐसे आसामी की तलाश में थे जिसे उठाकर मोटी फिरौती वसूल कर सके। इकबालिया बयान के दौरान केस ने एक अजीब मोड़ लिया, जिसमें राणा ने लाला को हत्या का दोषी बताया और लाला ने राणा को हत्या का जिम्मेदार ठहराया। उस टाइम मैंने लाला को बहुत समझाया कि बच्चों को जाने दे, जाने दे, मैंने बोला, लेकिन लाला उसने हाथ से इशारा कर दिया कि बच्चों को तो खत्म करना है। लाला बोला, जिंदा से बोले हैं ये सांप के बच्चे। फिर उसने बच्चे पे उस कुर्बान से ऐसे वार करने शुरू कर दिए, ऐसे वार करने शुरू कर दिए साहब जी, पूरे 10 मिनट तक लाला उस बच्चे पे वार करता जा। राणा अजय को झाड़ियों में ले गया एक किनारे पे खत्म करने के लिए। छोरे को निपटाने के बाद राणा कार के पास वापस लौटा। बड़ा उतावला हो रहा था वो। बोला, छोरी अकेली है। अरे नहीं साहब, नहीं, लाला ने खुद करने के बाद मुझसे कहा कि जा लड़की के साथ। समझ गया ना साहब? मैंने कहा लाला
ये छोटी सी गाड़ी के पिछली सीट में मैं फिट नहीं हो पाऊंगा, है? क्या वजह है ना, मैं उससे लंबा हूं जी। अब जब हम उसे अजय की लाश वाली जगह पे ले जाने लगे ना, तो लड़की के हाथ, वो गाड़ी में जो तलवार थी ना, वो आ गई। उसने लाला के सर पे वार कर दिया, यूं। लाला गर्म हो गया जी, उसने तलवार खींच ली और लड़की के गर्दन पे मार दी। होश ठिकाने आए तो देखा कि तलवार राणा के हाथ में है और वो धपाधप चोरी पे वार कर रहा। इकबाल जुर्म को मद्देनजर रखते हुए मामला सेशंस कोर्ट पहुंचा। जज के सामने लाला और राणा ने दावा किया कि पुलिस ने उन्हें मारपीट कर जबरदस्ती गुनाह कबूल करवाया था। इस आधार पर उन्होंने आरोपों को झूठा बताया और खुद को बेगुनाह। तुम्हारे खिलाफ यह आरोप है कि तुम दोनों ने 2 सितंबर 1982 को मीता छाबड़ा के साथ अपर रिज रोड पर बलात्कार किया। तुम्हारा क्या कहना है? झूठा है, झूठा है साहब जी। मैंने तो ये लड़की को जिंदगी में नहीं देखा। तुम्हारे खिलाफ यह भी आरोप है कि तुमने अजय और मीता छाबड़ा का खून किया है। वो गलत है साहब जी, गलत है। अगर तुमने ये सब नहीं किया तो तुम्हारे खिलाफ ये मुकदमा क्यों चल रहा है? क्या बताएं साहब जी, ये एकदम झूठा केस है साहब, झूठा है। ट्रायल शुरू होने पर प्रोसिक्यूशन लॉयर केसी चावला ने अदालत में 100 से ज्यादा गवाह पेश किए। उनमें धनीराम, जिसने लाशों को पहली बार देखा था, और लाला और राणा को पकड़वाने वाले सेना के जवान भी शामिल थे। प्रोसिक्यूशन का सबसे अहम गवाह था मंजीत सिंह। जब तक मैं फिएट कार का पीछा करता रहा, बच्चे मुझे यह बताने की बहुत कोशिश कर रहे थे कि गड्डी किस तरफ जा रही है। थैंक यू। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर विटनेस प्लीज। मिस्टर सिंह, वो दोनों आदमी जो उस दिन बच्चों के साथ कार पे थे, क्या आज इस समय अदालत में मौजूद हैं? जी, ज्यादातर तो मैं गड्डी के पीछे ही रहा, इसलिए मैं ड्राइवर और उसके साथी को ठीक से देख नहीं सका। मैंने तो सिर्फ बच्चे नजर आ रहे थे। दैट्स ऑल मिलर्ड। क्यों बार बार मुझे टॉर्चर कर रहे हैं? मैं सबके सामने नहीं कह पाऊंगा। देखिए, जब तक आप खुद नहीं बोलेंगे कि उन दोनों ने मिलकर आपकी बेटी के साथ रेप किया है, तब तक मैं ये इशू कोर्ट में कैसे उठा सकता हूं? प्लीज कैप्टन छाबड़ा, प्लीज। हमारे पास कोई मेडिकल प्रूफ नहीं है कि आपकी लड़की के साथ रेप हुआ है। आपको अपनी विटनेस में ये क्लियरली मेंशन करना होगा कि उन दोनों ने मिलकर आपकी बेटी के साथ। एक बाप के सामने उसकी बेटी के बारे में कैसे कह सकते हैं साहब? Isn't it enough that they killed both my children? ये ठीक कह रहे हैं मुकेश। तुम सब कुछ बताओ कोर्ट को। I want to see them hanged. कैप्टन छाबड़ा, 2 सितंबर 1982 को क्या हुआ था? वो शनिवार का दिन था। मैं ऑफिस से घर पहुंचा ही था जब मुझे मीता और अजय ऑल इंडिया रेडियो जाने के लिए तैयार मिले। हमारी कोई बातचीत हो उससे पहले वो लोग घर से निकल चुके। कैप्टन छाबड़ा के लिए बयान देना मानो उन सारे दर्दनाक वाक्यों को फिर से कुरेदना था। उन्हें अदालत को मीता के घृणित बलात्कार के बारे में बताना पड़ा ताकि हत्या की वजह साबित हो सके। अपने बच्चों को उनके कपड़ों से पहचाना। घर से निकलते वक्त मीता ने जो जूतियां पहनी थी वो मुझे अच्छी तरह से याद है। उसकी डेड बॉडी के पास वही जूतियां नजर आई थी। इसके अलावा आपने और क्या नोटिस किया था? उसके अंडरगारमेंट्स वहां नहीं थे। मतलब आपकी लड़की किस हालत में थी? उसकी हालत से साफ पता लग रहा था कि उसके साथ
रेप किया गया। शी हैड बीन रेप्ड। योर ऑनर, लड़की की लाश बिना अंडरगारमेंट्स के मिली और दोनों मुलजिमों ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में यह कबूल किया है कि उन्होंने पहले तो लड़की के साथ बलात्कार किया और फिर उसके अंडरगारमेंट्स अपने साथ लेकर राम मनोहर लोहिया अस्पताल जाते हुए कहीं रास्ते में फेंक दिए। योर ऑनर, ऐसा कोई मेडिकल सबूत नहीं मिला जिससे बलात्कार प्रमाणित होता हो। पोस्टमार्टम के बाद लड़की के शरीर के नाजुक अंगों पर किसी भी प्रकार की कोई भी चोट नहीं पाई गई। शरीर के नाजुक अंगों का सही सलामत होना यह साबित नहीं करता है कि बलात्कार नहीं हुआ था। और इसके अलावा लाशें इतनी बुरी हालत में मिली हैं कि नाजुक अंगों को चोट ना लगना कोई ठोस सबूत नहीं है। थैंक यू योर ऑनर। योर विटनेस। आपके बच्चों ने ऑल इंडिया रेडियो जाने के लिए लिफ्ट ली, क्या आपने उन्हें इस बात की इजाजत दी थी? मेरे इजाजत देने का सवाल ही कहाँ उठता है, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में मुझसे कुछ पूछा ही नहीं। ऑल इंडिया रेडियो कैसे जाएंगे इसके बारे में हमारी कोई बात ही नहीं हुई थी। अच्छा, आप अपने बच्चों को छोड़ने खुद क्यों नहीं गए? यही वो सवाल है जो 1000 बार मैं अपने आप से पूछ चुका हूं। ट्रायल के बीच अचानक लाला ने अपना केस खुद लड़ने का फैसला किया। राणा का केस सरकारी वकील के पास ही रहा। अपने बचाव में लाला ने 21 गवाहों को अदालत में बुलाया। उसका पहला गवाह था राष्ट्रीय दैनिक का एडिटर हरीश धवन। धवन जी, इसमें मुझे बताया गया है कि छाबड़ा जी की बच्चों की हत्या मैंने की है। आपके पास क्या सबूत है इस बात का? हमने सिर्फ पुलिस की जांच पड़ताल के हिसाब से यह खबर छापी है, बस। इसमें एक जगह रिपोर्ट छपी है कि विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि लाला और राणा ने मीता और अजय जैसे मासूम बच्चों। ये आपके विश्वस्त सूत्र कौन से हैं धवन जी? सॉरी, मैं उनके नाम नहीं बता सकता। वे बताना नहीं चाहते। क्यों नहीं आना चाहते शाम? धोखाधड़ी है जनाबी है। लाला और राणा को सजा सुनाने के लिए सेशन जज के सामने सारे सबूत मौजूद थे। घायल हालत में उनका हॉस्पिटल जाना, लावारिस पड़ी फिएट, लाश के आसपास बरामद बाल और खून के कतरे जैसे सबूत के आधार पर जज ने फैसला सुनाया। ये अदालत इंडियन पिनल कोड की धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाती है। हाई कोर्ट में अपील की, जहां केस 4 महीने के लिए फिर अटक गया। इस दौरान कैप्टन छाबड़ा की मां बच्चों के मौत के सदमे से चल बसी। कैप्टन छाबड़ा और रमा छाबड़ा के पास बच्चों की याद के सिवा कुछ नहीं बचा था। तुम्हें याद है मुकेश, जब हम श्रीनगर गए थे, बहुत बर्फ पड़ी थी, है ना? हाँ, मीता ने स्नोमैन बनाया था और अजय ने अचानक आकर उसको तोड़ दिया। अगले दिन मीता मुंह फुलाकर घूमती रही और अजय के 1000 बार मनाने पर वो नहीं मानी। हमारे बच्चे बच सकते थे, है ना? बेचारे मनजीत सिंह ने बहुत कोशिश की। पुलिस ने तो उसकी बात सुनी नहीं। फिर वो भी क्या करता? कितने लोगों ने फोन कर करके पुलिस को इन्फॉर्म किया था। अंदर कैसे आ गया? हिम्मत कैसे हुई आपकी यहाँ आने की? आई एम सॉरी कैप्टन साहब। आप लोग अपने आप को समझते क्या हैं? दरअसल मैं आपसे ये कहने के लिए आया था कि हमारे बच्चों को मरे हुए आज 1 साल हो गया और उनके कातिल अभी तक जिंदा हैं। 1 पूरा साल हो गया है और हम अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। ये देख रहे हैं? ये है अजय की कॉपी। होमवर्क आधा छोड़कर गया है वो। इतना सा तो था वो दोनों हार्डकोर क्रिमिनल्स। फिर भी मेरे बच्चे ने मुकाबला किया। किडनैपिंग और मर्डर के बीच में हजारों मौके थे जब उनको बचाया जा सकता था।
मैं आपको यही बताने के लिए आया था कि हाई कोर्ट ने राणा और लाला की फांसी को कंफर्म कर दिया है। लेकिन ये लड़ाई यहाँ खत्म नहीं हुई। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ लाला और राणा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। योर ऑनर, क्या हम जनता तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि सोसाइटी अब इंसानों के लिए सेफ नहीं है? जी नहीं योर ऑनर। सुप्रीम कोर्ट में चल रही बहस के दो पहलू थे। प्रोसिक्यूशन के अनुसार मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को दिया गया बयान दोनों अभियुक्तों को सजा दिलाने के लिए काफी था। डिफेंस का दावा था कि बयान दबाव में आकर दिया गया था। पुलिस रिमांड में दी जाने वाली 3rd डिग्री टॉर्चर के बारे में तो मेरे काबिल दोस्त को मालूम ही होगा। ऐसा टॉर्चर जिसके सामने हारकर कोई भी इंसान एक क्या 1000 मर्डर का इल्जाम अपने ऊपर ले सकता है। कहीं लर्नड डिफेंस लॉयर अदालत को 3rd डिग्री टॉर्चर पर लेक्चर देने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? नहीं योर ऑनर। लेकिन जज के अनुसार उनके सामने ऐसे सबूत मौजूद थे जिससे इकबालिया बयान की पुष्टि हो रही थी। कोर्ट का मानना था कि समाज में अमन चैन बरकरार रखने के लिए जसबीर सिंह उर्फ लाला और कुलदीप सिंह उर्फ राणा जैसे दरिंदों का सफाया जरूरी था। 5 नवंबर 1986 को सुप्रीम कोर्ट जज ने माफी की अपील ठुकराते हुए लाला और राणा की फांसी की सजा बरकरार रखी। 20 दिसंबर 1986 को मीता और अजय छाबड़ा की हत्या के 4 साल बाद लाला और राणा को उनके किए की सजा मिली। सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल परमिशन से रमा और कैप्टन छाबड़ा ने उन्हें अपनी आंखों के सामने फांसी पर चढ़ते देखा। भारतीय कानून के इतिहास में पहली बार किसी को भी ऐसी इजाजत मिली थी। हर साल बाहरी मुल्कों से अमीर अधेड़ आदमी हिंदुस्तान आते हैं जवान लड़कियों की तलाश में। पिछले 10 सालों में सिर्फ हैदराबाद में ही करीब 8000 ऐसे निकाह हुए हैं। अगस्त 1989 में मुस्तफा बादशाह हैदराबाद के करीबी शहर करीमनगर पहुंचा। 60 साल के मुस्तफा बादशाह को तलाश थी अपनी 5वीं दुल्हन की। एलबी नगर करीमनगर का एक बहुत गरीब और पिछड़ा हुआ इलाका। साइन बोर्ड पेंटर्स, मोटर मैकेनिक, रिक्शा चलाने वाले गरीब और अनपढ़ लोग ज्यादातर यहां बसे हैं। हुमा, हाजरा 11 बज रहे। कौन तो भी खाना बनाता समझे? नासिर बीमार है, मालूम है ना? पापा, अम्मी बुला रही है खाना बनाने। खाली मेरे को नहीं, तेरे को भी बुला रही है। चल। सबीना बी, अरे ओ सबीना बी, आजा, अम्मी है अंदर। हाँ। अरे रुखसाना भी, क्या जी? सुबह से इंतजार कर रही, कहाँ तो भी है तुम? सबीना बेगम, बहुत अच्छी खबर लाई हूँ तुम्हारे लिए। क्या तो भी है? सबीना बेगम, मेरी बेटी की याद है ना? हाँ। शादी करने के बाद चली गई, अब कैसी खुश है। और वो मोती बी की बेटी फौजिया, उन्हें भी बाहर है, बड़े मजे में है। हाँ। और फौजिया का मर्द है ना मुस्तफा बादशाह, उन्हें वापस आया है। एक और करता कते कब तो भी आता उन्हें। मेहर कितना देता। हमारी हुमा पसंद तो आती ना उसको। कोई को पसंद नहीं आती जी। रुखसाना भी, उन्हें ठीक तो है ना? मतलब क्या सबीना भी, भरोसा नहीं तुमको मेरे पे? ऐसा ही चला लेती हूँ क्या मैं किसी को भी? हाँ, अब मोती बी की बेटी से भी निकाह कराई ना, और मैं खुद अपनी आंखों से देखी उनका कागजात, वो पासपोर्ट। नहीं नहीं रुखसाना भी, मैं तो ऐसे ही जरा बच्ची का मामला है ना, तो आप ला रही ना उनको? शाम को लाती हूँ ना। अनवर मियां को बोलो 7 बजे घर भेज रहे, मैं आ रही हूँ 7 बजे। हाँ। हुमा, तेरे लिए रिश्ता आया है। ए हाजरा रुक।
तो फिर मैं आ रही हूँ 7 बजे, तैयार रहना। पासपोर्ट। हाँ पासपोर्ट। अरे मेरे को अरबी कहाँ आती मियाँ? अरे मेरे को आती ना, इधर दो। ओहो, सब लिखा है ना यहाँ, ये देखो यहाँ लिखा है इन्हों शादी करने आए, अपनी जोरू लेके जाते। अब जल्दी से लड़की दिखाओ। हुमा, चाय ला तो। बुड्ढा। दूर जा बेटा। अने हाजी लाउसी पुहा। मुस्तफा बादशाह को हुमा पसंद नहीं है। अना कंजुआ। हाजरा कैसी रहेंगी? नहीं रुखसाना भी, हाजरा तो बहुत छोटी है अभी। ठीक से रहना, किसी को परेशान नहीं करना। अना लवदी अलमहरा असर बिन सकता अना रुपया। देखो अनवर मियाँ, मेयर पे आनाकानी नहीं करनी। 6000 से 1 पैसा ज्यादा नहीं देते उन्होंने। हाँ, तुमको हर महीने भेजते कुछ और नौकरी भी तो दिलाते। क्या भरोसा नहीं है तुमको हम लोगों पे? चलिए काजी साहब, निकाह पढ़ाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल निकाह सुन्नतन फिल इस्लाम फलैसा मिन्नी फइन्नी उबाही बिकुमुल उमम। हाजरा बेगम, आपको मुस्तफ़ा शेख 6000 रुपये मेहर निकाह में मंजूर मंजूर मंजूर। बेटी हाँ बोलो, हाँ हाँ बोलो बेटी बोलो। हाजरा, अरे कबूल है, मुबारक हो भाई, मुबारक हो। या अल्लाह निकाह को कबूल फरमा अपनी रहमत में और अपना फजल करम फरमा। अल्लाह। अरे अरे रोते ना, रोने को नहीं है ना। निकाह के 2 दिन बाद मुस्तफा बादशाह ने दिल्ली की फ्लाइट ली। दिल्ली में उसे हाजरा के लिए वीजा लेना था, क्योंकि वो हाजरा को अपने मुल्क ले जाना चाहता था। ठीक से रह, किसी को परेशान नहीं करना। वो तेरा फर्ज है, निकाह हुआ तेरा उससे। हाजरा ताले हुना हाजरा। खाविंद इसमें मुस्तफा बादशाह। सजा हाजरा ताले हुना। क्या हुआ? क्या बात है, रो क्यों रहे हो? माता हसन, बताओ ना क्या बात है? मेरे को घर जाना है। अच्छा, और कौन कौन है तुम्हारे साथ? मेरे साथ ये बुड्ढा है, मेरा निकाह हुआ इसके साथ। इसके पास बहुत पैसा है कते, लेकिन मेरे को नहीं जाना इसके साथ। Excuse me, is this girl with you? अला हिंदी अला अंग्रेजी अला अरबी। निकाल। इसमें तो लिखा है कि 32 साल की हाजरा का 60 साल के मुस्तफा बादशाह के साथ निकाह हुआ है। ये लड़की आपको 32 साल की लगती है? Excuse me, ladies and gentlemen. I need your help. This is a child bride. ये आदमी इसको जबरदस्ती यहाँ से ले जा रहा है। I have to save this girl. I have to help this little girl. I need your help, please. अरबी। हम दिल्ली एयरपोर्ट पे हैं, एक किडनैपिंग केस है। पायलट ने एयरक्राफ्ट से ही दिल्ली पुलिस को कांटेक्ट कर लिया था। दिल्ली पुलिस ने इंडियन पीनल कोड की दफा 363 और 366 के तहत एक नाबालिग के अपहरण और उसे जबरदस्ती निकाह करने के जुर्म में मुस्तफा बादशाह को गिरफ्तार किया। उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया और उसे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। हाजरा को अपने साथ रखने की सोनाली की लाख मिन्नतों के बावजूद उसे नारी निकेतन भेज दिया गया। 10 साल की हाजरा के इस दयनीय हाल पर सोनाली का मन पिघल गया। उसी वक्त उसने उसे गोद लेने की ठान ली। अकेली 30 वर्षीय सोनाली के जीवन को जैसे एक मकसद मिल गया।
अखबारों में इस हादसे को जोर शोर से उछाला गया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर बीएस हून को सरकार की तरफ से हाजरा का केस लड़ने के लिए अपॉइंट किया गया था। मुस्तफा बाशा की एम्बेसी ने नामी वकील फरहद बशीर को डिफेंस लॉयर अपॉइंट किया। इस बीच हाजरा के मां बाप ने दिल्ली आने से इनकार कर दिया। सर, सबसे पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बादशाह साहब को बेल दे दी जाए। अजीब किस्सा है जी, किडनैपिंग, जबरदस्ती निकाह। देखो जी, अगर जबरदस्ती हुई होती तो लड़की के मां बाप क्या चुप रहते? अजीब मुकदमा तो बादशाह साहब को करना चाहिए था जी। धोखा तो उनके साथ हुआ है। बालिहाजा लामा सकत अबू वाइश, वल्किन धोखा धोखा कैसा बशीर साहब? सर, दिखाई 30 साल की औरत, निकाह किया 10 साल की बच्ची से। अब ये धोखा नहीं तो और क्या है सर? योर ऑनर, ये है निकाह की तस्वीर। इसमें लड़की को साफ साफ देखा जा सकता है। मुस्तफा बादशाह का ये कहना कि उनके साथ धोखा हुआ है सरासर गलत है। निकाहनामे पर कहीं भी हाजरा के माँ बाप के दस्तखत नहीं है और उसकी मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उसकी उम्र 13 और 16 साल के बीच है। वो कहीं भी किसी भी तरीके से 32 साल की नहीं लगती है। लेकिन सर इस मेडिकल रिपोर्ट से ये भी तो पता चलता है कि मेरे क्लाइंट के इस लड़की के साथ कोई जिस्मानी ताल्लुक नहीं थे। उसने इस लड़की को हाथ तक नहीं लगाया सर। और इस मेडिकल रिपोर्ट से यह भी पता चलता है मिस्टर बशीर कि आपका क्लाइंट ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता था। योर क्लाइंट इज इंपॉर्टेंट, इजंट ही? माज़ा तक़ूल फाजराना अला हज़ाल क़ौल। योर ऑनर, अब सवाल ये उठता है कि जो आदमी शादीशुदा जिंदगी का सुख भोग ही नहीं सकता, वो एक नहीं बल्कि 5-5 निकाह क्यों करेगा? वो इसलिए योर ऑनर कि मुस्तफा बादशाह का असली काम यही है, नाबालिग लड़कियों से निकाह कर उन्हें अपने मुल्क ले जाकर बेचना। और ये शख्स कहता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। हाजरा, तुम बताओगी ये सब? ये आदमी कौन है और तुम्हारे साथ क्या हुआ? हाजरा, तुम यहां बिल्कुल महफूज हो। बताओ हाजरा, तुम्हारी उम्र क्या है? 10 साल। जुमेरात के दिन मेरी अम्मी मेरा निकाह उस बुड्ढे से कर दी। हाजरा ने साफ साफ कह दिया कि निकाह उसकी मर्जी के खिलाफ हुआ था। पर फरहद बशीर का कहना था कि निकाह मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 के हिसाब से हुआ था, जिसके तहत किसी नाबालिग की मर्जी जरूरी नहीं है और इसलिए मुस्तफा बादशाह को आईपीसी के तहत सजा नहीं सुनाई जा सकती। उधर प्रोसिक्यूशन का कहना था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट से बड़ा नहीं माना जा सकता। योर ऑनर, यहां मुद्दा मुस्लिम पर्सनल लॉ या शरीयत नहीं है। यहां मुद्दा है नाबालिग लड़कियों के खरीदने और बेचने के इस व्यापार का। यह पहली बार नहीं है कि मुस्तफा बादशाह ने किसी नाबालिग से निकाह किया हो। सन 1988 में इन्होंने फौजिया नाम की एक लड़की से निकाह किया और 2 महीने बाद यह कहकर उसे छोड़ दिया कि उसे कैंसर। मुस्तफा बादशाह के सामान में फौजिया का यह निकाहनामा मिला है, जिसे शायद वो हाजरा का वीजा हासिल करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। योर ऑनर, वैसे भी मुस्लिम पर्सनल लॉ हिंदुस्तानी मुस्लिमों के लिए है और मुस्तफा बादशाह हिंदुस्तानी नहीं है। वो हिंदुस्तानी है जी, वो हिंदुस्तान में रहता है। मैंने उसका पासपोर्ट देखा है। इसका पासपोर्ट किसी मिडिल ईस्टर्न कंट्री का है। सर, this girl has been coached by the police and others. Please don't listen to her. This is not an important case, sir. I seek, please quiet, please. Let me say, I seek adjournment till the girl's parents arrive here. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्तफा बादशाह के नाम फतवा जारी किया। बोर्ड का कहना था कि ऐसा कोई निकाह जायज नहीं है जिसमें लड़की की मर्जी शामिल ना हो। मुस्तफा बादशाह की बेल एप्लीकेशन नामंजूर कर दी गई क्योंकि यह डर था कि बेल मिलने पर वो भारत से भाग जाएगा। उस पर दफा 420 और 422 के तहत
जबरदस्ती निकाह करने का मुकदमा भी शुरू किया गया। और हाजरा के माता पिता को इस जुर्म में हिस्सेदार माना गया। उधर हाजरा ने कह दिया कि वो सोनाली सिंह के साथ रहना चाहती है। जब वो करीम नगर से दिल्ली आने में 17 दिन क्यों लगे? क्या आपको पहले नहीं आना चाहिए था? क्या आप अपनी बेटी के बारे में जानते नहीं थे? सुनो मियाँ, मेरे को 7 बच्चे, अगर एक एक के पीछे घूमूं तो कट गई ना मेरी जिंदगी। कैसे तो भी आता मैं, कैसे तो भी आता। करीम नगर से दिल्ली आने को पैसे लगते, मालूम ना, पैसे लगते। क्या आप अपनी बेटी से मिलना नहीं चाहते थे? आंटी, मेरे को बहुत डर लग रहा है। सोनाली ने अथॉरिटीज को धमकी दी थी कि अगर उसे हाजरा की कस्टडी नहीं दी गई तो वो भूख हड़ताल करेगी। उसे देश विदेश से काफी सहयोग मिल रहा था। दिल्ली की एक इस्लामिक संस्था ने तो उसे एक अवार्ड भी दिया। पर अफवाह ये भी थी कि सोनाली पूरे माहौल का फायदा उठा रही है, नाम और पैसा कमाने के लिए। देख लिया, हो गया। ये मेरी बच्ची है। कैसी तो भी रहती तुम्हारे साथ, समझे तुम? मैं लेके जाता इसको करीम नगर। बहुत हो गया, बहुत जलील किया, बस बहुत हो गया। अरे क्या बहुत हो गया है? अपने आप को बाप कहते हो? तुमने इस बेचारी लड़की को बेचा है। You're a bloody criminal and I'll see you in court. अरे जा मियाँ जा, तू क्या मेरे को अदालत में देखती? अरे मैं भी देखता, कैसे लेके जाती तू मेरी बच्ची को? खुदा से डर, खुदा की बंदी, खुदा से डर। हाजरा ने अपने माता पिता के साथ जाने से इनकार कर दिया। अब शुरू हुआ हाजरा की कस्टडी का केस। हाजरा के माता पिता की तरफ से वकील थे फरहद बशीर और सोनाली सिंह की तरफ से BS हून। साथ ही 5 नारी संस्थाओं ने भी हाजरा की कस्टडी की मांग की। उस केस को देख रहे जस्टिस प्रधान का मानना था कि यह कस्टडी केस मुस्तफा बाशा पर चल रहे क्रिमिनल केस से जुड़ा हुआ है, लिहाजा इसे जुवेनाइल कोर्ट की जगह सेशंस कोर्ट में ही चलाया जाए। अभी कुछ नहीं कहा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, सॉरी। ज्यादातर कस्टडी केसेस में जायज हक माता पिता का ही होता है, पर यहाँ पर सवाल है एक ऐसी बच्ची का जो अपने माता पिता से ही सताई हुई है। योर ऑनर, माय क्लाइंट हैज बीन मिसरिप्रेजेंटेड। मेरी समझ में नहीं आ रहा योर ऑनर, किस हक से ये लड़की की मांग कर रहे हैं? क्या गारंटी है कि इस बच्चे के साथ फिर से वही सलूक नहीं होगा? क्या गारंटी है कि वापस ले जाने के बाद इसे फिर से बेच नहीं दिया जाएगा? योर ऑनर, अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है ये बच्ची दोबारा न बचे। मैं कोर्ट से दरख्वास्त करूंगा कि हाजरा को मेरी क्लाइंट सोनाली सिंह के साथ रहने की इजाजत दी जाए। योर ऑनर, ये अकेली लड़की है, मैं क्या कहूं, न शादी न बच्चे, सारा दिन ड्यूटी पर रहती है। ये अपने आप को संभाल ले, यही काफी है। ये बच्ची को कहां संभालेगी? अब ये देखिए, ये एफिडेविट हाजरा की मां ने दिया। मैं अपनी बच्ची हाजरा का पूरा ध्यान रखूंगी। कभी कोई फैसला उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं करूंगी। हाजरा मेरी बच्ची, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूं। वैसे भी योर ऑनर, ऐसे केसेस में फैसला मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से होता है और मुस्लिम लॉ के तहत किसी नाबालिग मुस्लिम लड़की को किसी दूसरे मजहब वाले के साथ नहीं रखा जा सकता। ये सब इसकी वजह से। देख, नासिर को अब भी बुखार, पर ऐसे में भी हम लोग तेरे को लेने आए ना, और यहाँ आए तुम्हारे कोर्ट के चक्कर। Excuse me, Your Honor. अगर ये मामला सिर्फ हिंदू मुस्लिम का है तो मैं अपना मजहब बदलने को तैयार हूँ। मैं इस्लाम कबूल करने को तैयार हूँ। प्लीज योर ऑनर, इस लड़की को किसी भी हालत में इसके माँ बाप के साथ नहीं भेजना चाहिए। शी इज नॉट सेफ देयर। ठीक है, पर कोई भी फैसला करने से पहले मैं इस लड़की से अकेले में बात करना चाहूंगा। देखो हाजरा बेटे, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम हमें बताओ कि तुम क्या चाहती हो। मैं क्या तुम्हारा निकाह तुम्हारी मर्जी से हुआ था? मेरे को कुछ नहीं मालूम। आप
मेरी अम्मी अब्बू को बुलाइए, उन लोग आज बोलते सब कुछ। अच्छा। माँ के एफिडेविट का हाजरा पर गहरा असर पड़ा था। अब वो सिर्फ अपने माँ बाप के साथ रहना चाहती थी। उसने उन पर लगाए सारे इल्जाम वापस ले लिए। सब कुछ मेरी मर्जी से ही हुआ। अब मेरे को घर जाना है, बस। लेकिन बेटा, तुमने तो पुलिस और सोनाली आंटी से कहा था कि तुम्हारे साथ जबरदस्ती हुई है। झूठ बोली मई। घबराओ नहीं, ठीक है? मैं तुम्हारे माँ बाप को तुम्हें कहीं नहीं ले जाने दूंगी। वो नहीं जानते वो तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं। तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो? हमारा भाई 10 दिन से बीमार है, मालूम तुमको? पूरा दिन भूखा रहना कैसा लगता है, मालूम तुमको? हमारे 4 साल के भाई को मालूम है। अब मेरे को नको तुम। मैं अपने हाजरा। सेशंस कोर्ट का फैसला था कि हाजरा को अगले 3 महीनों तक नारी निकेतन में ही रहना पड़ेगा। उसके माता पिता को उसकी कस्टडी नहीं दी गई क्योंकि उनके खिलाफ अपनी ही बेटी को बेचने जैसे इल्जाम थे। हाजरा को सोनाली सिंह के हवाले भी नहीं किया गया क्योंकि वो सिर्फ अपने माता पिता के साथ ही रहना चाहती थी। बहुत से नारी संस्थानों ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट ने हाजरा को उसके माँ बाप के पास वापस भेजने का फैसला सुनाया। 16 जून 1990 को हाजरा को वापस करीमनगर भेज दिया गया। हाजरा, मैंने अपना तबादला हैदराबाद करा दिया। ये मेरा एड्रेस है, कभी जरूरत पड़े तो प्लीज कांटेक्ट करना। बाय। मेरे को क्या देख रही तुम? पिंजरे में नहीं जा रही, घर है तेरा, अंदर चल। अबू नहीं। हाजरा के जाने के बाद प्रेस और मीडिया भी इस केस को भूल गए। जून 1991 में मुस्तफा बाशा, जो जमानत पर छूटा हुआ था, भारत से फरार हो गया और उस पर चल रहे केस को बंद कर दिया गया। 4 साल बाद अदालत ने हाजरा के माता पिता को 2000 रुपए जुर्माना और चेतावनी